हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस विच विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बेसिकली मैंने आपको जैसे ही बोला था कि मैं पॉलिटिका सीरीज़ लेकर आऊँगी, ये पूरा पॉलिटिका सीरीज़ है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। ये वीडियो ये पूरा जो है पॉलिटिका वो प्रेसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारी स्लाइड्स के अंदर है, तो वो मैं सारा आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उनके आंसर क्या और टॉपिक है, ताकि आपका प्रेसिडेंट का टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। आप लोग लक्ष्मीकांत से उसका थ्योरी देख लेना, बाकी प्रैक्टिकल सॉल्व क्वेश्चन आप इसमें कर लेना। तो विदाउट टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन ये है, ऑप्शन 1 है कि व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चार्जेस शॉल बी प्रेफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन है इसका, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑकरिंग बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल और अदरवाइज शैल बी हेल्ड इन नो केस लेटर देन 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द वैकेंसी। इसमें पूछा गया कौन सा करेक्ट है। तो पहला जो ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि जब भी प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चार्जेस किसी भी हाउस पार्लियामेंट में लगाए जा सकते हैं। पार्लियामेंट में मतलब ये है कि या तो मतलब लोकसभा जो है यानी कि लोअर हाउस जो है वो भी कर सकती है, और राज्यसभा जो अपर हाउस है वो भी जो है इम्पीचमेंट कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ये याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट का थोड़ा डिफरेंस होता है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए केवल राज्यसभा ही इनिशिएट करेगी उसका रिमूवल अगर करना है, जबकि प्रेसिडेंट के लिए दोनों हाउस कोई सा भी कर सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा। सेकंड स्टेटमेंट ये पूछा था कि इलेक्शन जो होता है ना, अगर मान लो प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस रीजन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है या रेजिग्नेशन दे देते हैं या रिमूव हो जाते हैं, तो उनकी वैकेंसी को कब तक फिल किया जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया लेस देन 9 month, नहीं 9 month नहीं, विद इन 6 month के अंदर उनको फिल करना होता है। तो ऑप्शन ये जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है, वो जो है वो गलत है। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नाइदर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज these powers himself directly or through officers subordinate to him if he so desires. Option C है either directly or through officers subordinate to him in accordance with the provision of the constitution, और ऑप्शन डी only on the advice of the prime minister। आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो है वो खुद से कोई एक्ट नहीं करता, वो किसके वो मतलब लाइक एडवाइस फॉलो करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, either directly or through officers subordinate to him in accordance with the provision of the constitution। इनके जितने भी आर्टिकल है ना, टोटल 52 से लेके 62 के बीच के प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स होते हैं। तो ये सारे मैं शॉर्ट्स में कवर कर दूंगी, तो आर्टिकल्स भी आप फटाफट से याद कर लेंगे। पर इस वीडियो को अच्छे से देखना, पूरा इस वीडियो के सारे क्वेश्चन करके जाना, पूरा रिवीजन हो जाएगा शॉर्ट में और क्रिस्प में। जो क्वेश्चन 3 है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड इज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। स्टेटमेंट टू बी है, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट होल्ड इज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्राइम मिनिस्टर कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसमें से करेक्ट पूछा है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गवर्नर ऑफ अ स्टेट होल्ड इज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब मैं आपको तीनों स्टेटमेंट्स के बारे में बताती हूँ जल्द से जल्द। सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो होल्ड नहीं करता प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट को। इसको प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट की जब मर्जी है तब वो किसी को रिमूव कर दे, नहीं। सीईसी पूरा एक प्रोसेस जाता है, पूरा उसका इम्पीचमेंट होता है, प्रोसेस होता है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड जो है गवर्नर, गवर्नर जो है वो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और रिमूव भी कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट रिमूव करेगा प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब होता है प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से रिमूव कर सकता है। तो स्टेटमेंट बी सही है। सर जो है प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया जाता है बाय रेजोल्यूशन पास बाय बोथ द हाउसेज पार्लियामेंट, नहीं, प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई रेजोल्यूशन नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर किस पर डिपेंड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डू बी द प्राइम मिनिस्टर भी वो भी चला जाता है, वो भी नहीं रहता पोस्ट पे। स्पीकर ऑफ लोकसभा को रिमूव करता है प्रेसिडेंट, नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा के लिए एक रेजोल्यूशन पास होता है, और लोकसभा का जो स्पीकर है वो जो रेजोल्यूशन पास होता है वो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होता है। तो ये आपको दिमाग में चीज़ें रखनी है। तो जो आप लक्ष्मीकांत का प्रेसिडेंट पढ़े हैं ना, वो मैं यही इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इस वीडियो को देख लेना, 15-20 मिनट का वीडियो है, बस सफिशिएंट है ये। तो आपको लगता है मेरी स्पीड तेज है, तो आप एक काम करें कि यूट्यूब में जब वो टाइम वाला बाउंड होता है ना कि 1.5 स्पीड पे आपको बढ़ा के देखना है या नॉर्मल पे देखना है या लेस स्पीड पे देखना है, तो उसमें आप अपनी एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड सेट कर ले। अगर किसी को जल्दी जल्दी देखना है तो फास्ट स्पीड कर ले, और किसी को लोअर स्पीड में जाके देखना है तो वो स्पीड को लो करके देख ले, डिपेंड्स ऑन यू। पर मैं नहीं चाहती कि आप लोग का टाइम वेस्ट ज़्यादा हो, इसलिए मैं स्पीड में बोलती हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन में ध्यान देना, क्योंकि यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जाएगा इनकरेक्ट क्या है करेक्ट क्या है, कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, नहीं भी आता ना कोई क्वेश्चन उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है।
तो क्वेश्चन क्या है वो देखो, नॉट करेक्ट पूछा है। देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। ऑप्शन बी है द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर सच एडवाइस। ऑप्शन सी है the president need not in accordance with the advice tendered after such reconsideration. Second last option है the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। इसमें पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, यानी कि गलत स्टेटमेंट क्या है। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्यों? अगर देखें ये पहला जो है वो सही है ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर जो एड एंड एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को। सेकंड स्टेटमेंट है कि प्रेसिडेंट में रिक्वायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर सच एडवाइस, करेक्ट। ये ऑप्शन सी गलत क्यों है? प्रेसिडेंट नीड नॉट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। मतलब अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर कोई एडवाइस भेजी तो प्रेसिडेंट उसको एक बार भेज सकता है वापस रिकंसिडर करने के लिए। अगर वो वापस मानो उसने भेजा रिकंसिडर करने के लिए एडवाइस वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, फिर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने सेम एडवाइस भेजी तो प्रेसिडेंट उसको मना नहीं करेगा, प्रेसिडेंट को वो फॉलो करनी ही पड़ेगी। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। In which one of the following cases is the President of India not bound by the aid and advice of the Union Council of Ministers? यहाँ पूछा गया है क्या केसेस है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऑप्शंस देखते हैं। इन डिसाइडिंग द क्वेश्चन ऑफ रिमूवल ऑफ अ गवर्नर, इन डिसाइडिंग द क्वेश्चन whether a member of Lok Sabha has become disqualified to continue as a member while exercising power to grant pardon, and dismissing a civil servant without any inquiry and hearing on the ground of security of state। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन जो ए है ना, डिसाइडिंग द क्वेश्चन ऑफ रिमूवल ऑफ गवर्नर, उसके लिए प्रेसिडेंट को देखो सीएम की एडवाइस देनी पड़ती है, सीधी सी बात है। वो गवर्नर को ऐसे रिमूव नहीं कर सकता। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कहने का होता है, पर एड एंड एडवाइस किसके चलती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन बी देखो, अगर कहीं क्वेश्चन डिसाइड करना है कि ये मेंबर लोकसभा का डिस्क्वालिफाइड है, ये कंटिन्यू करेगा एज ए मेंबर नॉट, ये प्रेसिडेंट खुद अपनी इच्छा से बताएगा, इसमें इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। वाइल एक्सरसाइजिंग पावर टू ग्रांट पार्डन के लिए भी उसको एडवाइस लेनी पड़ती है। सिविल सर्वेंट को वैसे रिमूव नहीं कर सकता, उसके लिए पूरी एक रेजोल्यूशन पूरी कमेटी बैठती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी कैन बी एडवांस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर बाय पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। मनी जो है वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से तभी आउट हो सकती है जब उसे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो, प्रेसिडेंट उसको अलाउ करते हैं कि हाँ आइए, ये थोड़ी बहुत पावर प्रेसिडेंट के पास होती है बजट को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया to act in accordance with the advice of the Council of Ministers for the above purpose. Which one of the following article of the Constitution of India was amended? Like 42 Constitution Amendment Act 1976, आर्टिकल 73, 74, 75, 76। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 74 को अमेंड किया गया था। पहले ये था कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो एडवाइस दे दी वो दे दी, वो रिकंसिडर के लिए नहीं भेज सकता। फिर उसको अमेंड किया गया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 74 को। फिर ये बताया गया कि अगर कोई एडवाइस प्रेसिडेंट वापस भेजता है रिकंसिडर करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको रिकंसिडर करेगी। अगर फिर भी वापस सेम एडवाइस भेजी जाएगी फिर प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी। पहले प्रेसिडेंट वापस भेज सकता है। तो ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। किस आर्टिकल को अमेंड किया गया? आर्टिकल 74 को। राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन 42 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए he can address both the houses of the parliament, can summon the houses of parliament and can send messages to either house of the parliament. B he can summon the house of parliament but cannot send messages either house of parliament. He can send messages to either house of the parliament but cannot summon. He cannot send messages to either house of parliament or summon the house of parliament. इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट किसी भी हाउसेस को एड्रेस कर सकता है, समन कर सकता है हाउस पार्लियामेंट को, और मैसेजेस भेज सकता है किसी भी पार्लियामेंट को, किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा राज्यसभा। पार्लियामेंट से ना मेरा मतलब ये होता है दो हाउसेस है हमारे, लोकसभा और राज्यसभा। तो कंफ्यूज नहीं होना, पार्लियामेंट वाला चैप्टर आएगा मैं उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, बट अभी प्रेसिडेंट के सारे फीचर्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जिसका ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन आर कैन बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, cannot stand for election for more than 2 terms, precise over joint sittings of both the houses of parliament। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। वो मेंबर नहीं होता, एक पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट है हमारे पार्लियामेंट का। इस वो मेंबर तो किसी भी हाउस का नहीं होता, बट एक पार्ट है हमारे पार्लियामेंट का। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which one of the following statements about the impeachment of the president of India is not correct? Impeachment बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर के. नॉट करेक्ट पूछा है तो ऑप्शंस देखते हैं हम पहले, फिर जो करेक्ट है वो मैं आपको बताती हूँ. जो नॉट करेक्ट है वो क्या है. The charge for the violation of the constitution shall be preferred by either house of parliament. Option B है कि the resolution has to be moved after at least 30 days notice in writing. Option C है इसका, the resolution has to be signed by not less than 1/4 of the total number of the member of the house. Option D है the resolution has to be passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of the house. इसमें जो not correct है ना वो है option B. The resolution has to be moved after at least 30 days notice in writing. क्यों है देखो, चार्जेस फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी हाउस में लग सकता है, लोकसभा राज्यसभा कोई भी प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट शुरू कर सकता है. तो पहला स्टेटमेंट सही है. दूसरा, जब जैसे मान लो सपोज करो लोकसभा ने इनिशिएट कर दिया हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राइट. आपको ऐसा समझना है कि लोकसभा ने कर दिया. अब लोकसभा ने जब इनिशिएट किया तो क्या होता है कि एक मीटिंग चलती है 14 डेज, 30 डेज नहीं, केवल 14 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ता है बस. उसके बाद में 1/4 मेंबर्स जो है ना हर लोग साइन करते हैं कि हाँ हमें इम्पीचमेंट करना है. उसके बाद में टोटल TSH यानी कि मेजॉरिटी जो है ना, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि 2/3 से लेस नहीं होनी चाहिए टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की. अगर 545 हैं, राइट, तो टोटल मेंबरशिप कितने हुए हाउस की 545, नॉट लेस देन टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउसेस. मतलब इस सारे इतने इनका फिर रेशियो निकलता है, वो जो रेशियो आता है ना उसके अकॉर्डिंग इतने मेंबर्स होने चाहिए. अगर इतने लोगों ने साइन कर दिया तो फिर तो पास है भाई, इम्पीचमेंट हो गया. नहीं साइन किया तो फिर प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं होता. आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अब तक कोई प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है. दिमाग में रख लेना ये पॉइंट. तो ये चीज़ है, इसलिए ऑप्शन बी गलत है. रेजोल्यूशन हैज़ टू बी मूव्ड आफ्टर एटलीस्ट 30 डेज, नो एटलीस्ट 14 डेज का जो है वो प्रायर जो है वो नोटिस देना पड़ता है. कितने दिन का, 14 डेज का जो है वो प्रायर नोटिस देना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following proposition is the correct description of the powers of the President of India under Article 356 of the Constitution? If the Chief Minister, in spite of commanding the confidence of the Legislative Assembly, cannot run his government in accordance with the Constitution, the President can proclaim emergency. If the law and order in a state completely breaks down, the President can proclaim emergency. President can refer the matter to the Supreme Court for advice and act in accordance with such advice. President cannot make a proclamation of emergency if the governor refuses to make a report. आर्टिकल 356 आपके दिमाग में होना चाहिए किससे डील करता है, दैट इज एमरजेंसी प्रोविजन से. किससे डील करता है, एमरजेंसी प्रोविजन से आर्टिकल 356 डील करता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है, अगर इफ द चीफ मिनिस्टर इन स्पाइट ऑफ कमांडिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कैनॉट रन हिज गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है इमरजेंसी. उसको लोग लेने की जरूरत नहीं पड़ती. उसको लगता है कि अगर किसी स्टेट के अंदर, सपोज करो कोई स्टेट ले लो, फॉर एग्जांपल राजस्थान एक स्टेट ले लो, उसके अंदर अगर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर रही है और सीएम नहीं संभाल पा रहा है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा वो स्टेट, तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है एमरजेंसी के अंदर. ठीक है, तो आर्टिकल 356 एमरजेंसी से रिलेटेड होता है. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ amendment of the constitution, approval of proclamation of emergency, impeachment of president, or disapproval of proclamation of emergency. correct answer is option C, impeachment. अभी जस्ट मैंने बताया था. देखो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी यूज़ करते हैं. स्पेशल मेजॉरिटी में होता है कि 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट प्लस जिन मेंबर्स ने वोट और प्रेजेंट किया, मतलब जो वो प्रेजेंट भी और उन्होंने वोट किया वो 2/3 मेंबर्स लगते हैं. जबकि इम्पीचमेंट के लिए हम लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यूज़ करते हैं. मेजॉरिटी के भी 4-5 तरीके होते हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको. कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, बस इतना याद रख लो, अभी के लिए इतना याद रख लो कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ होता है, राइट. तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है, 2/3 ऑफ द मेंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय TSS, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. यानी कि 2/3 मेजॉरिटी किसका, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट. प्रेजेंट नहीं चल रहा है यहाँ पर, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस का 2/3 करना है हमें. कितनी भी स्ट्रेंथ है उसका 2/3 बस. वो अगर सेटिस्फाइड हो रहा है, उतने लोगों ने साइन कर दिया, इसका मतलब इम्पीचमेंट हो जाता है. तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कौन सी मेजॉरिटी पे आती है, एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट मतलब 2/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, राइट. इतना दिमाग में रखना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो मेक्स रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर एलोकेशन अमॉन्ग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस. प्रेसिडेंट, यूनियन लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है, प्रेसिडेंट का काम होता है ये कन्वीनियंट देखना ट्रांजैक्शन का. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकन्सिडर द एडवाइस टेंडर्ड बाय द लेटर एंड शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकन्सिडरेशन। अ वर्ब प्रोविजन वाज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट से एक्ट किया गया था? 38, 42, 44, 52। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है वो इनिशिएट किया गया था इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, which one of the following is not correct about the powers of the President of India to grant pardon, reprieve, respite or remission of punishments or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted by any offence? तो इसमें जो ऑप्शंस है वो ये है कि प्रेसिडेंट कैन डू सो इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल। प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज सच पावर्स इन ऑल केसेस वेयर पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ falling within the executive power of the union. The president may exercise such power in all cases where the sentence is a sentence of death, and the president may reject a petition for mercy, but he must hear a petition for mercy before rejecting. तो इसमें क्या पूछा गया है कि which one of the following is not correct? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ये जो क्वेश्चन है किस पे पूछा गया है? आर्टिकल 72 यानी कि पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर। तो प्रेसिडेंट क्या है ना, किसी भी जो डेथ सेंटेंस है उसको पार्डन कर सकता है। तो ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन डी। बाकी स्टेटमेंट्स देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डू इन कोई केसेस विद पनिशमेंट सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल, यस ट्रू, बिल्कुल। प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज सच पावर्स इन ऑल केसेस वेयर पनिशमेंट ऑन सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ फॉलिंग विद इन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, एंड द प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज पावर इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ, राइट। बट ऑप्शन डी इसका गलत है कि प्रेसिडेंट में रिजेक्ट द पिटीशन फॉर मर्सी बट ही मस्ट हियर अ पिटीशन फॉर मर्सी बिफोर रिजेक्टिंग। तो ऑप्शन डी जो है ना वो इसका जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, which one of the following statements about the executive powers of the president is incorrect? Options are, all important appointments are made by the president on the advice of the council of ministers. The prime minister and all the union ministers are appointed by the president. The president has the absolute power to appoint and remove the chairman and the member of statutory bodies at his discretion, and the president is the supreme commander of the armed forces. कौन सा इनकरेक्ट है? ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होती है टू अपॉइंट एंड रिमूव द चेयरमैन। अब वो अपॉइंट भी कर सकता है, खुद से अपॉइंट नहीं कर सकता ना, उसको काउंसिल की एडवाइस लेनी पड़ती है, और रिमूव तो वो बिल्कुल ही नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूज करते हैं इसको पूछने में, ठीक है। तो इसको अच्छे से रट लो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है हम वो देखते हैं। ऑप्शंस हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ऑप्शन सी दे रखा है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करती हूँ, इसके बारे में समझो। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है? एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है प्रेसिडेंट के लिए, राइट। तो उस इलेक्टोरल कॉलेज में होता कौन है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। सबसे पहले इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर्स जो भी होंगे ना, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में कौन हाउस है, लोकसभा राज्यसभा में जो भी इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं। अब आप बोलेंगे कि ऑप्शन डी क्यों गलत है। आप सिर्फ एक कीवर्ड पकड़ लो, ऑल द मेंबर्स। ऑल मतलब इलेक्टेड नॉमिनेटेड सारे आ गए, बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कौन होता है? केवल इलेक्टेड होता है ना, नॉमिनेटेड नहीं होता ना, इसलिए ऑल नहीं आ सकते। इसलिए ऑप्शन बी सही है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट प्लस ओनली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो भी इलेक्टेड मेंबर्स। काउंसिल्स भी मत लेना, विधानसभा ना कि विधान परिषद। विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करती है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए, वो वाइस प्रेसिडेंट में आते हैं। आप अभी इतना कंफ्यूज मत हो, सिर्फ दो चीज़ें दिमाग में रखो, इलेक्टेड मेंबर्स दोनों हाउसेस के और इलेक्टेड मेंबर्स केवल असेंबलीज के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, बस। इसमें कहीं और कन्फ्यूजन नहीं हो, कहीं पूछे काउंसिल भी आता है नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आते हैं नहीं, सारी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अथॉरिटी टू डिक्लेयर वॉर और पीस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या होता है? सुप्रीम कमांडर होता है आर्म्ड फोर्सेस का, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द प्रेसिडेंट may continue to be a member of parliament even after assuming charge of presidential office. The president is not barred from holding any other office of profit
Even after assuming charge of presidential office, the president is entitled to use his official residence only on payment of the rent fixed. The emoluments and allowances of the president shall not be diminished during his term of office. Correct answer is option D. कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे पता चल रहा है पहला गलत है. क्यों गलत है? प्रेसिडेंट में कंटिन्यू टू, पहली बात प्रेसिडेंट मेंबर ही नहीं होता पार्लियामेंट का, तो पहले ही गलत है. आगे पढ़ो ही मत. टाइम बचाने का सबसे अच्छा ऑप्शन है. अगर आपको पता है कि ये चारों तीनों गलत है तो ऑप्शन डी ही सही हो रहा है. ये तो हो सकता है करेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट अगर पूछा, आपको पता है कि तीनों यही लग रहा है, सारे सही हैं, तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं है. मतलब आपको टाइम बचाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना क्वेश्चंस के अंदर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल prerogative of the President of India? Returning a legislative bill for reconsideration, returning a money bill for reconsideration, dissolving the Lok Sabha and summoning the Rajya Sabha. It's correct. कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीरेगुलेटिव नहीं है? ऑप्शन बी, रिटर्निंग अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन. प्रेसिडेंट कभी मनी बिल को रिकंसिडर के लिए नहीं भेजता, रिटर्न नहीं करता, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट द अथॉरिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नर्स, यूनियन मिनिस्टर्स और चेयरमैन ऑफ अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. सो प्रेसिडेंट अथॉरिटी नहीं है, नॉट द अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ, ऑप्शन बी, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रेसिडेंट नहीं आता, वहाँ गवर्नर और सीएम देखता है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. ऑप्शन देखो कि ही मस्ट बी केप्ट इन्फॉर्म्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑल द डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट. ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन ही डीम्स फिट. He can ask the Prime Minister to submit a decision of any minister for the reconsideration of the Council of Ministers, and he must be supplied with such other information about the administration of the country as he asks for it. इसमें क्या पूछा गया? Which of the following is not correct? तो ऑप्शन बी सही नहीं, क्योंकि ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल व्हेन ही डीम्स फिट. नहीं, ऐसे नहीं होता, उसको करनी ही पड़ती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग, वो अपनी मर्जी से नहीं चला सकता यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस. ये कौन सी पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, क्वासी जुडिशियल पावर है. ऑप्शन बी, ये एक लेजिस्लेटिव पावर है. टू इशू एन ऑर्डिनेंस क्या है? लेजिस्लेटिव पावर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन. ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे कि इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट का, कहाँ इनिशिएट होता है? इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, जॉइंट सिटिंग के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में. तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन है इधर हाउस, किसी भी हाउस में हो सकता है. यही क्वेश्चन अगर वाइस प्रेसिडेंट का होता तो कि इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड, उसका आंसर फिर राज्यसभा जाता, राइट. बट यहाँ पर क्या पूछा गया है? प्रेसिडेंट का पूछा गया, तो प्रेसिडेंट के आंसर में क्या जाएगा? केवल ऑप्शन है, किसी भी हाउस के अंदर हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं प्रेसिडेंट का. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो अमॉन्ग द फॉलोइंग डिसाइड्स अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब आधे लोग पूछेंगे कि स्पीकर भी तो करता है ना. बिल्कुल करता है, पर स्पीकर जो है, देखो प्रेसिडेंट करता है डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, कि यार ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो गया. स्पीकर का रोल आता है जब डिस्क्वालीफाई के लिए जब एंटी डिफेक्शन लग रहा हो 10th स्केड्यूल के अंदर. यानी कि अगर कोई 10th स्केड्यूल में क्या आता है? एंटी डिफेक्शन, यानी कि दर बदलू. यानी कि अगर एंटी डिफेक्शन लॉ है और उसका कोई मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है तो उसका डिसीजन स्पीकर लेगा. पर यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करने का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वो प्रेसिडेंट रहता है. तो दोनों में अंतर है, कन्फ्यूज नहीं होना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इवेंट ऑफ द ऑकरेंस ऑफ वैकेंसीज इन द ऑफिसर्स फॉर बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो अमंग द फॉलोइंग शैल डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट टिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. इसमें पूछा, मान लो ऑफिस में वैकेंसी हो जाती है, प्रेसिडेंट भी नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तब कौन आएगा उसकी जगह? स्पीकर आएगा, लीडर आएगा, मेजोरिटी पार्टी की लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सीनियर मोस्ट गवर्नर. इस आंसर इस ऑप्शन इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. देखो अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उसकी ड्यूटीज वाइस प्रेसिडेंट फॉलो कर लेते हैं, राइट. जब दोनों ही नहीं है, ना तो प्रेसिडेंट है ना वाइस प्रेसिडेंट, तो फिर उस कंडीशन में सीजे आता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो भी एब्सेंट है, तब जो सीनियर मोस्ट होगा वो आएगा. तो ये याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर एंड द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आता है, अटॉर्नी जनरल आता है. तो ये सारे यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. किस केसेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाउंड नहीं है कि उसको एडवाइस लेनी पड़ेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की? चॉइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, dismissal of a government which refuses to quit after having lost its majority in the House of People, the allocation of business, and the dissolution of the House when appeal to the electorate becomes necessary. Correct answer is option. पहले करेक्ट आंसर चूज करना है. ऑप्शन है 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4 एंड 2 3 4. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
बी 1 2 4, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 4 सही है, 3 एलोकेशन ऑफ बिजनेस में नहीं। चॉइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रेसिडेंट किसी से बाउंड नहीं करता, वो अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेता है। डिसमिसल ऑफ द गवर्नमेंट, जब वो क्विट करने को रिफ्यूज करती है, मेजोरिटी हार गई, एनसीएम पास हो गया, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, तब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से रिमूव कर देता है गवर्नमेंट को। डिसॉल्व कर सकता है अपना हाउस, जब उसको लगता है कि यार मेजोरिटी नहीं है तो वो डिसॉल्व कर सकता है। उसमें उसको बाउंड भी परमिशन नहीं लेता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बाउंड नहीं है एडवाइस के लिए, अपनी मर्जी से एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The president can commute death sentence to life imprisonment. The governor cannot commute death sentence to life imprisonment, and the president's power to pardon extends to punishments or sentence by court martial. Choose the following statements. Which of the following statements are correct? Options are 2 only, 1 and 3, 1, 2 and 3, and 2 and 3 is correct answer. Option B 1 and 3. प्रेसिडेंट जो है ना किसी भी डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकता है, ये तो है क्योंकि वो पार्डन कर रहे हैं, राइट, और कम्यूट कर रहे हैं। गवर्नर जो है ना कैन नॉट कम्यूट डेथ सेंटेंस टू लाइफ, गवर्नर ये पावर नहीं रखता। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है पनिशमेंट एक्सटेंड करने की बाय कोर्ट मार्शल। इज करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द चार्जेस ऑफ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन why the president for India for his impeachment cannot be preferred by House unless a resolution containing the proposal is moved after a 7 days notice in writing signed by not less than 1/4 of the total member of the house of that house, and the resolution is by the majority of not less than 2/3 of the total membership of the house. Which of the following statements are correct? Option A है only 1, option B only 2, option C both 1 and 2, option D है neither 1 or 2. Correct answer is option B only 2. मैंने बताया था क्या कंडीशन होती है रिमूव करने के प्रेसिडेंट को। रेजोल्यूशन कंटेनिंग द प्रपोजल मूव आफ्टर 7 days, 14 days का प्रायर नोटिस होता है, 1/4 मेंबर होनी चाहिए। करेक्ट। रेजोल्यूशन किससे पास होता है? 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट करेक्ट। तो वही है इसका, इसमें भी द चार्ज ऑफ वायलेशन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, the resolution has to be moved at least 30 days notice in writing, the resolution has to be signed by not less than, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट असर्शन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिटर्न एनी बिल पास बाय पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। रीजन है, द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न मनी बिल टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। कोर्ट्स देखो सर, बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। both A and R are individually true, but R is not the correct explanation of A. A is true, R is false, A is false, R is true. इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिटर्न एनी बिल पास बाय द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। तो ये जो है ऑप्शन गलत है। एनी मतलब इससे थोड़ा कीवर्ड होते हैं, एनी मतलब सारे बिल, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, मनी बिल, सारे बिल्स आगे नहीं, ऐसे नहीं होता। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न एनी बिल, सारे बिल्स को वो रिटर्न नहीं कर सकता, ना पास कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न मनी बिल, हाँ ये सही है। आर मतलब इसका ऑप्शन है डी, ए फॉल्स है बट आर इज ट्रू, क्योंकि ए इसलिए फॉल्स है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिटर्न एनी बिल पास बाय द पार्लियामेंट फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस, राइट। और ऑप्शन डी जो है ऑप्शन जो रीज़न है ना, इसका रीज़न करेक्ट सही है। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न मनी बिल्स, प्रेसिडेंट मनी बिल रिटर्न नहीं कर सकता, बट इट डजंट मीन दैट कि प्रेसिडेंट सारे बिल पास कर रहा है। तो थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए इन वर्डिंग्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। If a bill other than money bill is returned by the president for reconsideration of the houses, and the bill is again passed by both the houses of the parliament with or without the amendments, and again presented to the president, then also it is not obligatory upon him to declare his assent on it. Option 2 है इसमें कि a bill for the purpose of formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states can be introduced in either house of the parliament, and no recommendation of the president is required for such introduction of a bill. Which of the following statements are correct? Option A है only 1, only 2, option C both 1 and 2, and option D neither 1 or 2. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी neither. कुछ भी सही नहीं है। क्यों? अगर कोई बिल मनी बिल के अलावा प्रेसिडेंट के पास आता है रिकंसिडर करने के लिए, है ना, और मनी बिल उसको वो रिटर्न कर देता है, मान लो, तो यही पहला गलत हो जाता है, आगे पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मनी बिल रिटर्न ही नहीं हो सकता, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत। दूसरा, जो बिल होता है ना फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन, बाउंड्रीज और नेम एग्जिस्टिंग है, वो ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो जाता है, बिल्कुल सही है, बट नो रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ईदर हाउस में भी नहीं, केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है वो बिल, राइट। एंड नो रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, ही गलत है। प्रेसिडेंट का रिक्वायरमेंट जरूरी होता है इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही मे रिजाइन बाय राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट, he shall continue notwithstanding the expiration of his term to hold office until a successor enters upon the office,
and he is not entitled to hold the office for more than 2 terms. Which of the following statements are correct? 1 and 3, 1 and 2, 1, 2 and 3 and 2 and 2 and 3. Correct answer is option B, 1 and 2. पहला सही है, वो वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लिखता है ही शॉल कंटिन्यू. अगर एक्सपायर भी हो जाता तब भी वो कंटिन्यू करता, तब तो उसका सक्सेसर नहीं आता, वो छोड़ता नहीं अपनी पोजीशन को. तीसरा गलत है, यानी कि वो कितने भी टाइम के लिए इलेक्ट हो सकता है. यूएस में एक जो प्रेसिडेंट है वो 2 बार से इलेक्शन नहीं लड़ सकता, बाकी इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है, तो याद रख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट द अथॉरिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नर्स, यूनियन मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रेसिडेंट इज असर्शन है कि प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. रीजन, अ बिल पास बाय 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. और कोड्स देखो, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. both A and R individually true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false, A is false and R is true. Correct answer is option A. दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करें, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का. मेंबर नहीं होगा बट पार्लियामेंट का हमने पार्ट ही इसलिए उसको रखा है क्योंकि कोई भी बिल अगर पास होता है 2 हाउस पार्लियामेंट में, उसके एसेंट के बिना, उसके साइन के बिना वो लॉ नहीं बन पाता, इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स? वॉर में, इंटरनल डिस्टर्बेंस, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रेबिलियन. करेक्ट आंसर चूज करना है 1, 2 and 3, 1, 3 and 4, 1.1, 2, 3 and 4. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1, 3 and 4. प्रेसिडेंट के पास पावर है डिक्लेयर इमरजेंसी कर सकता है ना आर्टिकल 352 के अंदर. किस ग्राउंड पे? वॉर में, एक्सटर्नल एग्रेशन में, आर्म्ड रेबिलियन पे. तो 1, 3 and 4. ये जो पूरी स्लाइड्स थी ना, जितने भी मैंने 35 क्वेश्चन डाले थे सारे प्रेसिडेंट के ऊपर है. इन सब यहाँ का क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस इनको पढ़ लो. पहले लक्ष्मीकांत का पॉलिटी, जो लक्ष्मीकांत है ना उस पॉलिटी की बुक का प्रेसिडेंट पढ़ना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पिंग करो. चैनल को लाइक करो यार, वीडियो को भी लाइक करना है, आगे फॉरवर्ड करो और अपना फटाफट से पॉलिटी का रिवाइज शुरू कर दो. अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मैं शॉर्ट्स के अंदर जो है ना वो वीडियोस भेजती रहूँगी आर्टिकल्स के कि 52 में क्या आर्टिकल है, 53 में क्या आर्टिकल है, ताकि जिससे आपको कंप्लीट हो जाएगा. तो इस चैनल को खूब सारा लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और अपनी प्रिपरेशन जो है ना वो पढ़ते रहो. और कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना और मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी कि क्या स्ट्रैटेजी और क्या टाइम टेबल आपको प्रिपेयर करना चाहिए. टिल देन कीप प्लानिंग. बाय बाय.